पकड़ देगा सर बस 10+2। आज हम लोग करेंगे क्वालिटीज ऑफ द गुड लीडर। हमने कल भी आपसे बात की थी, जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं और हमारे बिजनेस में लीडर होते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। उनका काम होता है वायदे करना और तोड़ना, और हमारे लीडर का काम होता है कि हमारे इंस्टीट्यूशन में जितने भी काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनके हितों की रक्षा करना, उनको डिफरेंट तरीके से मोटिवेट करके संस्था के साथ जोड़ना और उनको अधिक से अधिक मालिकों से बोनस दिलवाना। तो हमारे लीडर की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? सबसे पहले आता है फिजिकल फीचर्स। हमारी इंस्टीट्यूशन में जो भी हमारे कर्मचारियों का लीडर होता है, वो पूरी तरह से फिजिकल तौर पर फिट होना चाहिए, क्योंकि अगर फिजिकल तौर पर कोई व्यक्ति फिट नहीं है, उसके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी है, तो वो खुद एक्टिव नहीं होगा और एक्टिवली किसी भी काम को नहीं कर पाएगा, तो वो दूसरे लोगों को एक्टिवली काम करने के लिए मोटिवेट भी नहीं कर सकता। उसके द्वारा किया गया व्यवहार, उसके द्वारा तेज़ी से किया गया हर एक एक्टिविटीज़ उसके फॉलोवर्स को एक मोटिवेशन देती है कि हमारा नेता कितना बढ़ चढ़कर, कितना एक्टिवली काम करता है, तो हमें भी उसके फॉलोवर बनकर बहुत तेज़ी से काम करना चाहिए। और ये काम वो तभी कर सकता है जब वो फिजिकली तौर पर पूरी तरह से फिट है। नंबर 2 पर आती है बात हमारी नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। हमारे नेता को प्रोडक्शन के बारे में, फाइनेंस के बारे में, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, कस्टमर के टेस्ट के बारे में और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में, यू कैन से GST, SGST, IGST, जो भी हमारी कॉमर्स के अंदर चेंज आते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आते हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आते हैं, जिस पर हमारे बिजनेस, पर्टिकुलर हमारे बिजनेस की यूनिट पर इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके प्रति उसे अपडेट रहना पड़ेगा। उससे अपडेट रहने पर ही वो अपने नीचे काम करने वालों को कुछ ना कुछ गाइडेंस दे सकता है, अदरवाइज नहीं। जैसे बच्चों, एक बात कही जाती है कि टीचर इज़ ऑलवेज स्टूडेंट। एक टीचर को जैसे ही नया सिलेबस आता है, उसकी पूरी डेप्थ नॉलेज पहले खुद गेन करनी पड़ती है, तभी वो अपने बच्चों को गाइडलाइन दे सकता है। इसी प्रकार से हमारे बिजनेस के अंदर जो नेता होता है, उसकी पूरी की पूरी नॉलेज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, रिलेटेड टू पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, रिलेटेड टू इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सारी इन्वायरमेंट्स की उसको फुल फ्लैश नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो उनको कम्युनिकेट करके उन पर इफ़ेक्ट छोड़ सकता है। अगर उससे खुद को नॉलेज नहीं है तो वो कोई इफ़ेक्ट नहीं छोड़ सकता। अब हमारे जो अच्छे नेता होते हैं, वो प्रोडक्शन के डाटा, सेल के डाटा, प्रॉफिट के डाटा, पूरा ट्रेंड एनालिसिस, कई सालों के रिजल्ट के एनालिसिस, स्टैट की डेफिनेशन में, अकाउंट की डेफिनेशन में लोगों के सामने जब विद डाटा इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उनकी इंटेलिजेंसी और ज़्यादा मानी जाती है कि हमारा नेता कितना बढ़िया है, उसको विद डाटा सारी कलेक्शन याद है।
इसके बाद होता है इंटेग्रिटी। इसका मतलब होता है आपकी ऑनेस्टी। इसका मतलब होता है कि आप अपने आप को, बिजनेस एथिक्स को कितना समझते हो। अब हमने पिछले साल बिजनेस एथिक्स समझा कि हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक मैनेजर की, उसी प्रकार से एक लीडर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टुवर्ड्स द कस्टमर्स, टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज़, टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द कंपटीटर। उसको समझकर ही एक लीडर को अपने नीचे के लोगों को गाइडलाइन देनी चाहिए। इसके बाद हमारा अगला मेन पॉइंट आता है इन्वेस्टिगेशन, इनोवेशन। ये आजकल हमारा लेटेस्ट पॉइंट है। आजकल हर एक व्यक्ति हर एक 2-3 महीने के बाद एक नया प्रोडक्शन चाहता है। आज हम मोबाइल खरीदते हैं, 3 महीने के बाद उसमें नए फीचर आ जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे लीडर को लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसे कॉन्टीन्यूस कंपटीटर की स्ट्रेटजी को ध्यान में रखकर अपने प्रोडक्शन को इनोवेट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करते रहना चाहिए और अपने प्रोडक्शन में नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके उसको नए से नया चीप एंड बेस्ट बनवाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम कस्टमर को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें विद द प्रोडक्शन। आजकल मार्केट में वो फार्मूला फेल हो गया आपका इकोनॉमिक्स का कि आप प्राइस डाउन कर देंगे तो आपकी मार्केट में सेल बढ़ जाएगी, डिमांड का वो फार्मूला फ्लो। आजकल आप अपने प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ाना चाहते हो तो आपका कंपटीशन इंटरनेशनल मार्केट के साथ है और आपको अपनी नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करके अपने प्रोडक्शन को और से सुपीरियर बनाना पड़ेगा और उसके लिए इनोवेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कॉन्टीन्यूसली आपने अपने प्रोडक्शन को नए से नया बनाने की कोशिश करनी है, चीप एंड बेस्ट बनाने की कोशिश करनी है। इसके बाद आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन का मतलब हमने बताया था अपने दिमाग के विचारों को दूसरों को ट्रांसफ़र करना, दो दिमागों के बीच की दूरी को ख़त्म करना। आपके दिमाग में क्या है, दूसरे के दिमाग में वही बात उसी सेंस में फीड करना, दैट इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन। तो एक लीडर के अंदर अपने अधीनस्थों को किस तरह से कम्युनिकेट करना है, ये पावर होनी चाहिए। उसने उनको स्पीच देनी है ओरली, या उनको किसी भी प्रकार से मीटिंग में कॉल करके उनको डायग्राम समझाने हैं, या उनको किसी भी बुक को लिखकर या उनको लेटर के द्वारा या फिर ऑर्डर बुक में लिखकर कम्युनिकेट करना है। ये उसका अपना ढंग होना चाहिए, परंतु उसकी भाषा उसके नीचे के लोगों को पूरी तरह से समझ में आए, ये लीडर को देखकर कम्युनिकेट करना चाहिए। अब हमारा लीडर कर्मचारियों की मीटिंग में जाता है तो उनको कर्मचारियों वाली भाषा बोलता है कि आप 6 घंटे की बजाय 8 घंटे काम करो, जो 2 घंटे तुमने फालतू काम किया है उसकी तुम्हें फालतू मजदूरी दिलवाऊंगा। अब वो मैनेजर की मीटिंग में जाता है तो उनकी भाषा बोलता है, बोर्ड पर एक इकोनॉमिक्स का डायग्राम बनाकर उनको कम्युनिकेट करता है कि मेरे को इस बार इस तरह का रिजल्ट चाहिए। तो जहाँ पर जिस तरह के लोग हों, जिस तरह की मीटिंग हो, जिस तरह की भाषा समझने वाले लोग हों, लीडर को अपनी उसी तरह की कम्युनिकेशन शैली को फॉलो करना चाहिए। इसके बाद होता है मोटिवेशन। समय समय पर एक लीडर को अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करना पड़ता है, उनकी ज़रूरतों को पहचानना कि आज हमारे कर्मचारियों की बेसिक नीड्स क्या हैं,
बेसिक नीड्स को पहचान कर उस प्रकार के कर्मचारी को उसी प्रकार का मोटिवेशन देना। जिसकी फिजिकल नीड्स है उसको फिजिकल नीड्स से सेटिस्फाई करना, जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की नीड्स है उसको सेल्फ रिस्पेक्ट देकर उसको पूरी तरह से मोटिवेट करना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब आपको अपने काम करते समय हर एक्टिविटी पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस है, तभी आप दूसरों के डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। यदि आप खुद ही डाउट से भरे पड़े हो तो आप अपनी सबॉर्डिनेट्स की मीटिंग में जाकर उन्हें किस तरह से गाइडलाइन दे सकते हो। इसलिए सबसे पहले सारे डाउट्स को क्लियर करके एक लीडर को अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना पड़ेगा, इट मस्ट। इसके बाद होता है डिसीजन पावर। एक लीडर के अंदर सबसे बड़ी डिसीजन पावर होनी चाहिए कि कोई हमारे पास प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम को हम एकदम से कैसे फेस करेंगे। तभी वो अपने अधीनस्थ को पूरी तरह से मोटिवेट करके उनके अंदर डिसीजन लेने की शक्ति भर सकता है। यदि वो खुद ही छोटी सी प्रॉब्लम को देखकर उसमें उलझ जाता है, उसके लिए कोई प्रोजेक्ट वर्क तैयार नहीं कर सकता, तो वो कोई भी लीडर बनने के लायक नहीं है। आपके सबॉर्डिनेट, आपके अधीनस्थ आपके पास आएंगे तो लीडर को अपने दिमाग में एक बात फीड करके रखना चाहिए कि दे कम विद प्रॉब्लम्स, एंड लीडर्स की ड्यूटी है कि वो जाएं विद सॉल्यूशन। हमारे सबॉर्डिनेट्स आएं अपनी प्रॉब्लम लेकर, परंतु जब वो वापस जाएं तो पूरी तरह से सेटिस्फाइड होकर और विद सॉल्यूशन जाएं। ये अच्छे लीडर की डिसीजन पावर को प्रदर्शित करता है, उसके कॉन्फिडेंस को प्रदर्शित करता है। अगर एक प्रॉब्लम आपकी लंबे समय तक आपका नेता लटकाए रखता है तो वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशन के लिए बन जाती है और वो इंस्टीट्यूशन के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है। सोशल स्किल्स, इसमें हमने आपको बताया ही है कि एक लीडर को अपने यहाँ काम करने वाले सभी लोगों का एक सामाजिक दायरे को ध्यान में रखना है, बिजनेस एथिक्स को ध्यान में रखना है। अपनी ड्यूटी केवल कर्मचारियों के प्रति ही नहीं समझनी है, उसको समाज के प्रति भी समझनी है कि हमारा प्रोडक्शन जिस समाज में जा रहा है, जिस समाज से हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनको ऐसी चीज़ मिले जिसकी वो कीमत दे रहे हैं, उस कीमत से वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो। जिस देश के वातावरण में हम जी रहे हैं, उस वातावरण को अच्छा बनाने के लिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारा प्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो हमारे वातावरण को दूषित ना करे। इसी प्रकार से हमारे लीडर की ड्यूटी बनती है कि हमारी सरकार के जो भी टैक्स वगैरह हैं उनकी पेमेंट टाइम पर पेमेंट करवाएं। तो ये हमारा गुड लीडर होता है। पॉलिटिकल लीडर की तरह हमारा लीडर नहीं होता है। हमारा लीडर बिल्कुल डिफरेंट फीचर्स वाला होता है। ये अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार करें। दैट्स